जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 2022-23 के क्लास 12 के हिंदी का मॉडल पेपर। और ये पेपर आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इसको फुली सॉल्व किया था, वो भी मुंह से बोलकर, क्योंकि उस समय हमने नोट्स नहीं बनाए थे। और इस वीडियो में हम लोग इसको नोट्स के साथ सॉल्व करेंगे और ये भी बताएंगे कि पेपर में आपको किस तरह से लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिल जाएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें इसको पेपर में कैसे लिखना है। जैसे कि पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन, ये क्या है आपका, खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नायकों में कौन सा उन्नायक नहीं है, यानी कि प्रारंभिक कवि या प्रारंभिक लेखक निम्न में से कौन नहीं है। राइट आंसर है द जयशंकर प्रसाद। ये आपके प्रारंभिक नहीं है, ये प्रारंभिक के बाद आए थे, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा द। अगला है खा, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, कौन थे, तो राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट थे। अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि हमने तो यहाँ पर टिक किया है और वही टिक हम आपको बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए, आगे आपको हम सारे नोट्स दिखा रहे हैं कैसे आपको लिखना है। अगला है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो छायावादी युग में दी गई थी इनको फांसी। घा क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, और ये क्वेश्चन आप देखेंगे 2022 के बोर्ड में आया हुआ है और ये इसका आंसर है परीक्षा गुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन इधर है और ये पहले का अंगा है और ये बोल रहा है कि आवारा मसीहा की क्या विधा, यानी किसकी जो ये रचना है। आवारा मसीहा तो वैसे जीवनी है और ये जीवनी किसकी है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और जीवनी विधा है तो हम इस पर जीवनी पर टिक कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको कैसे पेपर में लिखना है, क्योंकि कई लोग पेपर में लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। तो पेपर में जैसे हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका है, ये है क्वेश्चन नंबर 1। देख रहे हैं आप, ये 1 है और 1 में का, खा, गा, घा और अंगा, जो कि अगले पेज पर है, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, आपको डालना है क्या, सिंपल सा चीज है, यहां पर डालना है प्रश्नोत्तरांक नंबर 1 और यहां पर देखेंगे तो ये है प्रश्नोत्तरांक नंबर 1 है, 1 डालेंगे आप। और 1 डालने के बाद आपको ऐसे लिखना है का, ब्लैक स्केच से या ब्लू स्केच से, आपको ब्लैक और ब्लू 2 ही रंग का यूज करना है स्केच, और 2 ही रंग का जो पेन है वो यूज करना है। काले नीले के अलावा कोई भी रंग आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं यूज करना है। तो आप लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे का लिखेंगे ब्लैक से, और फिर ब्लैक से आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ABCD यानी आबा सादा, जो कि आपका आंसर सही है। आप यहाँ पर ब्लू कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर ब्लू करते हैं तो यहाँ पर आप ब्लैक कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्लू से आप लिखेंगे का, क्योंकि देखेंगे आप कि का है तो का में कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर दा सही है, तो का में आप लिखेंगे दा और आगे आपका जो ऑप्शन का नाम है वो आप लिख देंगे। इसी प्रकार खा लिखेंगे आप, खा मतलब ये वाला क्वेश्चन का आंसर, खा में कौन सा सही है, तो सा वाला सही है तो सा लिखेंगे और आगे जो सा वाला ऑप्शन जो है उसको आप लिख देंगे। ऐसे ही आप लिखेंगे गा, गा में कौन सा सही है, तो गा में आप देखेंगे कि आ वाला सही है, सॉरी यहाँ पर आ नहीं है, ये घा है यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए सीक्वेंस आपका चेंज हो जा रहा है, यहाँ पर हमने घा लिख दिया है और यहाँ पर गा लिख दिया है, तो इससे कई लोग सोचते हैं कि बोर्ड परीक्षा में दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने यहाँ पर जो लिखा है, जैसे आपने यहाँ पर घा लिखा है तो एग्जामिनर पहले घा वाला आंसर देख लेगा कि भैया घा वाले में आ यानी परीक्षा गुरु सही है, तो परीक्षा गुरु को सही मान लेगा, इस पर भी आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे क्या है, यहाँ पर गा है, आपने घा के बाद गा लिखा है तो गा में देखेगा कि बा है ऑप्शन सही, और यहाँ पर भी बा ऑप्शन सही है, तो इसमें भी आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे। आप चाहे मतलब कि लास्ट वाला क्वेश्चन पहले लिखिए, चाहे पहले वाला क्वेश्चन लास्ट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंगा वाला ऐसे हम देखेंगे, अंगा वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आवारा मसीहा की विधा क्या है, तो जीवनी है, आपको पता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अंगा, और अंगा का कौन सा आंसर सही है, तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर सा, तो आप सा लिख देंगे, और सा में जीवनी है तो आप जीवनी लिख देंगे। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर भी ये भी आपका बहुविकल्पीय है, आदिकाल का अन्य नाम बीज वपन काल के नामकरण करता है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था। अखरावट किसकी रचयिता है, यानी किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। आचार्य चिंतामणि कौन है, तो क्या है, रीतिबद्ध कवि हैं आचार्य चिंतामणि। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, सन 1936 ईस्वी में हुई। तृतीय तार सप्तक के अवधि क्या है, तो 1959 में तृतीय तार सप्तक जो है प्रकाशित हुआ था। आप बोलेंगे इसको कैसे लिखना है, तो ऐसे ही लिखना है इसको जैसे आपने पहला लिखा था। तो पहले आपने लिखा था प्रश्नोत्तरांक नंबर, तो हमने डाल दिया प्रश्नोत्तरांक नंबर। प्रश्नोत्तरांक नंबर कौन सा है, तो प्रश्नोत्तरांक नंबर 2 है। 2 में कौन सा है, 2 में अगर हम का देखेंगे तो का में कौन सा ऑप्शन सही है, का में ऑप्शन सही है आ वाला, तो हमने लिखा का यहाँ पर अपने ब्लू स्केच से,
और ब्लैक पेन से लिखा आ, और आ के आगे कौन सा ऑप्शन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, हमने इसे लिख दिया। उसके बाद खा लिखेंगे हम, तो खा में कौन सा ऑप्शन सही है, तो खा में हमारा बा वाला ऑप्शन सही है, मलिक मोहम्मद जायसी वाला, तो हमने लिख दिया मलिक मोहम्मद जायसी। अब नीचे जगह नहीं बच रही है, और आप ऐसा लिखिएगा कि प्रश्नोत्तरांक नंबर जो 1 है, ये 5 क्वेश्चन है, तो पहले आप ऊपर डालेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर 1, फिर आपको 1 लाइन या 2 लाइन छोड़कर, 2 लाइन आप छोड़िएगा, 2 लाइन छोड़कर आप डालेंगे का, उसके बाद फिर 2-2 लाइन छोड़कर आप का खा गा घा अंगा डालेंगे। इससे जो है, जो आपका जो बोर्ड परीक्षा है उसका फर्स्ट पेज, आपका जो पहला पेज है वो पेज आपका इसमें भर जाएगा, और आपको पूरा पेज यानी कि BSc कॉपी आपको भर के आना है। आप बड़ा बढ़ा कर लिखिएगा, कैसे लिखना भी आप देखेंगे, जैसे आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है वैसे ही यहाँ पर सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए इसे आप ऐसे, तो का और खा हमने वहाँ पर लिख दिया था। गा वाला क्या है, गा वाला आपका आंसर है, यहाँ पर चिंता आचार्य चिंतामणि हैं तो रीतिबद्ध कवि हैं, तो हमने लिखा गा यहाँ पर, और इसमें साफ से सही है रीतिबद्ध कवि, हमने इसको लिख दिया। घा देखेंगे आप 1936 है इसका आंसर, यहाँ पर आप देखेंगे प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, तो हमने इसे लिख दिया। उसके बाद अंगा आप देखेंगे तो अंगा में इसका 1959 ऑप्शन सही है, ये वाला यानी कि बा वाला ऑप्शन सही है, हमने अंगा लिखा, अंगा में बा वाला ऑप्शन सही है, हमने बा वाला ऑप्शन सही लिख दिया। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो हम देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, गद्यांश क्या है, 2 गद्यांश दिए गए हैं, पहला गद्यांश यहाँ से है और यहाँ तक है, दूसरा गद्यांश यहाँ पर देखेंगे अथवा मतलब और होता है, तो अथवा में आपको ये गद्यांश यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको दिया गया है। ठीक है, ये पूरा पहले आपको सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहला काम है आपका कि आपको इसे पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अदम्य भाव से उड़ते हुए पारस्परिक सम्मिलन के अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, ये सब आप पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर देखिएगा जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है, इसका आंसर भी हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिल जा रहा है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में दिया रहेगा। पहले आपको इसको पूरा पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन इधर है, 3 क्वेश्चन इधर है। इन आपको क्वेश्चन का आंसर देखना है कि क्या ये सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना है, आपको डाल देना है पहला वाला और पहले वाले का आंसर लिख देना है। लेकिन अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है ढूंढने पर, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है, आपको ये करना है कि इस वाले क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है और अथवा में जो दिया गया है इसको करना है। चाहे आप इस पैराग्राफ को हल करेंगे, चाहे आप इस पैराग्राफ को हल करेंगे, दोनों पैराग्राफ में टोटल आपको 10 नंबर मिलेंगे, और दोनों को हल करेंगे तो कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, जो 10 मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। तो किसी एक को हल करना है और उस एक को हल करना है जो आपको अच्छी तरह से आ रहा है। तो हमको मान लीजिए आ रहा है ये वाला, तो हमने क्या किया, सबसे पहले डाला प्रश्नोत्तरांक नंबर 3, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तरांक नंबर 3 हमने डाल दिया। अब क्या किया हमने, हमें संकेत लिखा, यहाँ पर संकेत मतलब इंडिकेट कर रहे हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, जंगल में जिस प्रकार, तो जंगल में जिस हम 3 शब्द यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर देखेंगे अंत में रूप है, तो हमने रूप है लिख दिया। इसका मतलब कि हम इस पूरे पैराग्राफ का आंसर देने जा रहे हैं। संकेत में 2 शब्द या 3 शब्द आगे के और या 2 या 3 शब्द पीछे के लिख देना है, हमने लिख दिया। तीसरे का क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। ठीक है, देखिएगा का इसमें भी है, तीसरे का ये भी है। लेकिन अब एग्जामिनर आपका वो आंसर चेक करेगा जो आपने संकेत में डाला है। आपने तीसरे का लिखा तो वो देखेगा संकेत में जंगल है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप देने जा रहे हैं। आपने लिखा तीसरे का। अब यह क्या बोल रहा है कि जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है, ये आपको पता चलेगा जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो, और पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता और वृक्ष वनस्पति अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर एक राष्ट्र में रहते हैं और अविरोधी स्थिति को एक राष्ट्र में रहकर प्राप्त करते हैं। वो मिलेगा, वो आंसर आपको इसमें मिल गया। इसका मतलब आपने प्रश्नोत्तरांक 3 के का आंसर दे दिया, इसमें आपका 2 नंबर फिक्स हो गया। अगला हम देखते हैं 3 का खा आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है। तो ये क्या है कि विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना समुद्र में मिल रही अनेक जल प्रवाह की नदियों से के एक रूपता से की गई है। जो समुद्र में नदियां, अनेक नदियां आकर
सारी नदियां आकर एक समुद्र में मिलती हैं और एक धारा बना लेती हैं, उसी प्रकार अनेक संस्कृतियां मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करती हैं, यानी कि बहुत बड़े राष्ट्र में अनेक संस्कृतियां होती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 का गा, और ये क्वेश्चन है हमारा अदम्य और अविरोधी शब्दों का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, अदम्य क्या है कि ऐसे आपको लिखना है अदम्य और अविरोधी शब्द के 2 अर्थ। तो 2 अर्थ आपको लिखना है, अदम्य मतलब जो दबाया ना जा सके, और प्रचंड आप ऐसे लिख देंगे, और अविरोधी मतलब विरोध ना करने वाला और अनुकूल, ये 2 इसके अर्थ हो जाएंगे। ऐसे आपको लिखना है जैसे इसमें लिखा है, ऐसे अगर आप पेपर में लिखेंगे तो आपको 2 नंबर का ये पूरे के पूरे नंबर आपको पूरे पेपर में मिलेंगे। इसीलिए देखिए नोट्स इसलिए हम बनाते हैं कि जिससे आपको पता चले कि पेपर में लिखना किस तरह है। हमने 12th का पेपर क्लियर किया है तो हमको पता है कैसे लिखना है, और इस तरह से अगर आप पेपर में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कई सारे लोग बोल रहे होंगे भैया हाफ ईयरली का ही तो पेपर है, नॉर्मल पेपर होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे ये आपका जिस लेसन का से क्वेश्चन लिया गया है, इस क्वेश्चन में देखेंगे आप, यहाँ पर अभी आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा, पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर आपको इसका इंपॉर्टेंस बताते हैं। घ वाला क्वेश्चन है, उपयुक्त पाठ के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त पाठ के शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप है, इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। राष्ट्र का स्वरूप इसके पाठ का नाम है, वासुदेव शरण अग्रवाल इसके कवि हैं। आप देखेंगे जो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें आपको बताया गया है संस्कृत के बारे में, वही चीज यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप, ये भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। इसे आप देखिएगा बोर्ड परीक्षा में इसी लेसन का ये दूसरा पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, और हो सकता है कि इसकी जगह पर यही आ जाए ट्रांसलेट होकर, क्या करेंगे आप, तो इसका आंसर लिखना पड़ेगा। ये सारा पेपर इंपॉर्टेंट है, जो सारे क्वेश्चन इसमें आए हैं वो क्वेश्चन आपको विद्या मंदिर का यह अर्धवार्षिक का पेपर है, इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन हम और दिखाते हैं, आपने एक क्वेश्चन अभी इस पेपर में देखा यहाँ पर कि परीक्षा गुरु क्या है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, अंगा वाला क्वेश्चन है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो इस पेपर में भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल रहा होगा इसमें, ये देखिएगा हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, इसमें भी परीक्षा गुरु पहला ऑप्शन, परीक्षा गुरु इसमें भी पहला ऑप्शन दिया गया है। आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस, और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो आगे मिलेंगे, आप इसमें देख लीजिएगा। इसका भी पूरा आंसर हमने बना दिया है, अगर आप देखना चाहें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस पूरे पेपर का आंसर आप देख सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 का अंगा, और 3 का अंगा क्या बोल रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश इसमें कौन सा है, यहाँ पर ये है, समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है, ये रेखांकित अंश है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। पेपर में ऐसे ही आपको लिख कर आना है तभी नंबर मिलेंगे, हम पहले से बोल रहे हैं। आपको डालना है प्रश्नोत्तरांक नंबर 3 अंगा, उसके बाद क्या करना है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक हमसे क्या कहना चाहता है, हमसे कहना चाहता है कि समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है, अर्थात यदि हम अपने जीवन में समन्वय रखें, सबसे मिलजुल कर रहें, अपने जीवन को व्यवस्थित रखें, तो हम सभी खुश रहेंगे और हमसे मिलने वाले लोग भी खुश रहेंगे। यदि ऐसे सभी लोग जो समन्वय युक्त हो जाएं, या ऐसे सभी लोग समन्वय युक्त हो जाएं, तो क्या होगा, चारों तरफ खुशहाली होगी। और यदि किसी राष्ट्र के सभी लोग खुश हैं, क्या हैं, ये चीज आप देखिएगा, यदि किसी राष्ट्र के सभी लोग खुश हैं तो हम कह सकते हैं कि वह राष्ट्र भी खुश है। सभी लोग खुश हैं तो राष्ट्र भी खुश हैं, तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के सभी लोग अगर समन्वय युक्त हो जाएं तो राष्ट्र निश्चित ही सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करेगा। क्योंकि समन्वय युक्त जो व्यक्ति रहेगा वो खुश रहेगा, पूरा राष्ट्र समन्वयित हो गया, पूरा राष्ट्र खुश हो गया, और खुशी में किया गया हर कोई काम सफल होता है। तो अगर कोई काम जो कोई राष्ट्र है उसके सभी लोग जो काम करेंगे वो सब सक्सेस रहेंगे, तो राष्ट्र भी सक्सेस माना ही जाएगा। ठीक है, फिर से आप पीछे करके इसको पूरा आप देख लीजिएगा, इसका क्या हमने आंसर लिखा है। फिलहाल पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, हैरान मत होइएगा, हर क्वेश्चन के नीचे आपको उसका आंसर देखने को पीडीएफ में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो के जो अगर आप अंत तक देखेंगे तो मतलब वीडियो खत्म होने के बाद हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे अपलोड करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखेंगे आप 5 क्वेश्चन पूरा हो गया है इसमें। अथवा में आप देखेंगे कोई क्वेश्चन नहीं बाकी है, यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमने यहाँ तक 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इन सारे क्वेश्चन से हमसे कोई मतलब नहीं है। हम आ जाएंगे जंप करके अपने चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला तो आप इस पद्यांश का आंसर दे सकते हैं, और या फिर नीचे यहाँ पर अथवा लिखा हुआ है, अथवा में आपको इधर एक मिल जाएगा पद्यांश ये वाला, इसका आंसर आप दे सकते हैं। दुख की पिछली रजनी की बीत विकसता है, सुख का नवल प्रभात, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब एक चीज हम और दिखाते हैं
कि यहाँ पर इस आप पद्यांश को देखिएगा और हम दिखाते हैं, ये बोर्ड एग्जाम का है, बोर्ड एग्जाम 2022 का बार बार दिखा रहे हैं ताकि आप वीडियो में बने रहें और आपको पता चले कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कई सारे लोग भूल जाते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पर देखिएगा, दुख की पिछली रजनी बीत बिकसता है सुख का नवल प्रकाश, ये विद्या मंदिर का पेपर है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि दुख की पिछली रजनी बीत बिकसता है सुख का नवल प्रभात। और यहाँ पर देखेंगे आप, एक पर्दा झीना सा छिपाए है जिसमें सुगात, एक पर्दा झीना सा नील छिपाए है जिसमें सुगात। यही क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में है वो आपको दिया गया है किसमें, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में, इसीलिए देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये आपकी बोर्ड परीक्षा में है। इसका जो आंसर है अगर आप देखना चाहेंगे तो जो बोर्ड परीक्षा का आंसर हमने मतलब बताया है, इसमें हमने इसका आंसर बताया है, तो इसीलिए हम इस पेपर में क्या करेंगे, इसके पहले वाले का आंसर बताएंगे जिससे आपको दोनों का आंसर पता चल जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, कोई प्यारा सा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण में ला डाल देना उसी को, यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला मलाना हो जो कमल पग को चूमना चाहती है। यह है आपका प्रश्नोत्तरांक नंबर 4। हम क्या करेंगे, हम डालेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर 4। उसके बाद अगला काम क्या है हमारा कि प्रश्नोत्तरांक नंबर 4 डालने के बाद हम संकेत डालेंगे। सबसे पहले संकेत में बताएंगे कि हम कोई प्यारा सा, यानी ये वाला जो पहला वाला पद्यांश है इसका आंसर दे रहे हैं, कोई प्यारा सा कुसुम, 3 अक्षर इसमें लिखा, अंत के दो अक्षर चाहती है, ठीक है, चाहती है, हमने इतना लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि संकेत लिख दिया यानी हमको पता चल गया कि हमको इसी के क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो हम लिखेंगे उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक यानी पाठ का नाम पवन दूतिका है तथा इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओध जी हैं। इसका पहले का आंसर पूरा हो गया। खा वाला आंसर हम देखते हैं, ये आपका आंसर है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यानी केवल आपको इन दोनों लाइनों की व्याख्या करनी है, यूं देना ए पवन बतला उस फूल सी एक बाला, मिलाना हो जो कमल पग को चूमना चाहती है। इन दोनों लाइन का आपको आंसर देना है, इन दोनों लाइन को आपको छोड़ देना है, इनको ढक लेना है, इन दोनों लाइन का आपको क्या करना है, आंसर बताना, यानी कि आपको इनकी व्याख्या करनी है। तो हम व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी बताते हैं, राधा रानी पवन से कहती हैं कि अगर तुम रास्ते में तुम्हें कोई कुम्हलाया हुआ फूल मिले तो उसे बता देना कि कुम्हलाए हुए सूखे फूल या सूखे पुष्प की तरह एक स्त्री राधा रानी इस फूल की भांति क्या करना चाहती हैं, आपके चरणों को चूमना चाहती हैं। यानी कि जैसे कि अगर कोई कुम्हलाया हुआ फूल तुम्हें रास्ते में मिले तो तुम उस फूल को क्या करना, ले जाकर श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना और बोल देना कि इसी पुष्प की भांति राधा रानी जी मुरझाई हुई हैं और वो आपके चरण कमलों को चूमना चाहती हैं। इतना आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है उतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत लिखिएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप निबंध में यानी लास्ट के जो क्वेश्चन है, जो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें आप लंबा लिखिएगा, क्योंकि नंबर उसमें करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है 2 नंबर के हैं। अब आप इसमें कितना लिखेंगे, ज़्यादातर 6 लाइन लिखेंगे। अगर आप 6 लाइन से ज़्यादा लिख रहे हैं तो आप मूर्ख की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि 6 लाइन में आपको 2 नंबर मिल जाएगा, या ज़्यादा ज़्यादा 8 लाइन। कई सारे लोग होते हैं जो पूरा का पूरा पेज यानी होल पेज इसमें भर डालते हैं। पेज में कम से कम 16 लाइनें मुझे लगता है होती हैं। इतना लिखने के लिए 2 नंबर के लिए अगर आप इतना लिख रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। आपको 6, 8 या 10 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर आप इतना लिख देंगे जितना हमने लिखा है पीछे, तो अपने आराम से जो है 6 से 8 लाइन कवर हो जाएगा। और इतने में अगर आपने उसमें मेन चीज़ें लिखी हैं यानी इसका सही व्याख्या किया है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। कहाँ पर आपको बढ़ा चढ़ा कर लिखना है वो भी हम आपको बता रहे हैं वीडियो में। यहाँ पर देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है हमारा गा वाला, श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है। तो अभी हमने आपको बताया कि श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को राधा रानी जी चूमना चाहती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उपयुक्त पद्यांश में किस छंद का प्रयोग किया गया, यानी किस छंद में लिखा गया है। तो इसका आंसर तो हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें इसमें पता था कि अलंकार कौन सा, इतना पता था, लेकिन छंद के बारे में नहीं पता है। तो अगर आपको पता है कि इसमें कौन सा छंद है चारों लाइनों में, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डालने के लिए कहा जा रहा है। तो मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों में डालने के लिए कहा जा रहा है। अब देखेंगे आप, हमारा चौथे का कितना क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन हो गया। नीचे आप देखेंगे 8वां क्वेश्चन सीधे आ रहा है। 8वां क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन इधर है, तो अगर हम इसे देखते हैं तो इसमें क्या बोला जा रहा है, हम थोड़ा जूम इन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बोला जा रहा है हमसे
कि क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ये बोला जा रहा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तीनों में से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय देना है। अब हम इनके लिए, जो साहित्यिक परिचय के लिए बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, साहित्यिक परिचय लिखना कैसे है, कैसे लिखेंगे तो हमें पूरा 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि सबको साहित्यिक परिचय में 5 नंबर नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए इन पर हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि साहित्यिक परिचय आपको कैसे लिखना है कि आपको पूरे 5 नंबर मिले और सभी का साहित्यिक परिचय बारी बारी लिखकर उसमें बताया हुआ है। तो आप किसी भी कवि का या किसी भी लेखक का, इसमें 6 दिया गया है, 3 इनमें से एक का लिखना है साहित्यिक परिचय और इनमें से एक का लिखना है साहित्यिक परिचय। इन दोनों में आपको एक एक का लिखना है, यानी इन तीनों में एक आप लिख दीजिएगा और इन तीनों में आप एक लिख दीजिएगा। कैसे लिखना है पेपर में, उसको भी हमने वीडियो में बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दी गई लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं कि किसी भी कवि का साहित्यिक परिचय कैसे लिखें, और सबका जो अलग अलग साहित्यिक परिचय पड़ा हुआ है उसे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इधर, ये क्वेश्चन बोल रहा है ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा कितनी है, 80 शब्द है। इस पर भी सेपरेट वीडियो बनाई है कि कैसे आप किसी भी कहानी का सारांश लिख सकते हैं, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य है, इस पर भी वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सभी की लिंक मिल जाएगी, इन्हें आप देख लीजिएगा। इसे इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अगर हम इसे पढ़ेंगे तो वीडियो फिलहाल अभी आपने 20-21 मिनट की वीडियो देख ली है और 5-5 मिनट आपको इन सारे क्वेश्चन में लगेंगे। तो जिनमें 5-5 मिनट लग रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को हमने आगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन है उनको आपको आंसर देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी इनमें कुछ क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन है, इसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पर। फिलहाल डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हम डाल देंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 8वां क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें भी सेम चीज है, 2 गद्यांश आपको दिए गए हैं, 2 गद्यांश, सॉरी संस्कृत खंड इसे हम बोलते हैं, गद्यांश नहीं बोलते हैं। इनमें संस्कृत गद्यांश या संस्कृत खंड बोलते हैं। तो पहला संस्कृत खंड ये है और दूसरा संस्कृत खंड ये है। पहले आपको पहला करने की कोशिश करना है, फिर आपको दूसरा करने की कोशिश करना है। पहला गद्यांश या पहला संस्कृत खंड आपका ये पक्का है, 100% है, लगभग 100 नहीं 99 बोल सकते हैं, ये आपका आएगा संस्कृत भाषा या महात्म पाठ से। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, जरूर आएगा। तो हमने क्या किया है, संस्कृत भाषा या महात्म, इसमें 99% तय रहता है, तो हम इसी को सॉल्व कराते हैं कि जिससे आपको आसानी हो पढ़ने में भी, और हो सकता है यही आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में भी संस्कृत भाषा या महात्म नामक पाठ से जो है संस्कृत खंड आया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आप क्या है हमारा बोर्ड परीक्षा में, धन्यो अयम भारत देशा यत्र समुद्र जनमानस पावनी भव्य भाव उद्बोधनी शब्द समूह प्रसवनी सूर्य भारती, यानी कि ये क्या है, संस्कृत भाषा या महात्म का है। तो संस्कृत भाषा या महात्म यहाँ से पूछा गया है और यहाँ भी संस्कृत भाषा या महात्म से पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, इसी का आंसर देते हैं। इस पूरे पाठ का आंसर आप चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब पर भी कई सारे लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है। तो पूरे पाठ का आप संस्कृत से हिंदी में अनुवाद चेक कर लीजिएगा। फिलहाल इसका हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नोत्तरांक 8 है, तो प्रश्नोत्तरांक 8 का हमने डाला यहाँ पर, का है और खा है क्योंकि, तो प्रश्नोत्तरांक 8 का आंसर दे रहे हैं। तो का में कितने हैं, 2 गद्यांश दिए गए हैं, संस्कृत खंड दिए गए हैं, ये वाला और ये वाला। तो हम क्या करेंगे, संकेत डालेंगे। संकेत में हम बताएंगे हर बार की तरह कि हम किसका जो है आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो हम किसका आंसर बता रहे हैं, तो संकेत में हम इसका आंसर बता रहे हैं। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आंसर लिखा हुआ है, यह बहुत अच्छी चीज़ है। संदर्भ सबसे पहले हम लिखेंगे, बोल रहा है क्या प्रश्न में, किस्सा संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। संदर्भ हम लिखेंगे, संदर्भ ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। कैसे लिखना है, प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत में संकलित संस्कृत भाषा या महात्म नामक पाठ से लिया गया है। इतना लिखना है। इतने के आपके कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। टोटल 7 नंबर का है, 7 में से 2 नंबर आप इतना लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत में संकलित संस्कृत भाषा या महात्म नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे आपको इधर मिलेगा। अब क्या करना है, आपको संस्कृत खंड का जो है संदर्भ लिखने के बाद हिंदी में अनुवाद करना है। हिंदी में अनुवाद कैसे करना है यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले में इसका हम अर्थ एक बार बता देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि पेपर में कैसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको संस्कृत खंड दिया गया है। इसका आप ऐसे देखेंगे लाइन बाय लाइन, इसका हम अर्थ देखते हैं। इयम ये संस्कृत भाषा अस्माभि मातृसम सम्माननीय वंदनीय च, ये भाषा हमारे लिए, अस्माभि मतलब हमारे लिए, मातृसम यानी माता के समान, सम्माननीय
वंदनीय है, ठीक है, सम्माननीय और वंदनीय है, चा मतलब और। तो ये भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता को इसी संस्कृत भाषा ने सुरक्षित किया हुआ है, ठीक है। फिर से, क्योंकि ये भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता को इसी संस्कृत भाषा ने सुरक्षित किया हुआ है। इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में प्राचीनतमा, सबसे प्राचीन, श्रेष्ठा चा अस्ति और सबसे श्रेष्ठ है, सबसे प्राचीन और सबसे श्रेष्ठ है। ततः इसलिए सुष्ठुक्तम सही ही कहा गया है, यानी तथा सुष्ठुक्तम इसलिए सत्य ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा, सभी भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य देववाणी संस्कृत है, इसीलिए सत्य ही कहा गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती, सब भाषाओं में सबसे मधुर भाषा, सबसे दिव्य देववाणी संस्कृत भाषा है, ठीक है। इसका हमने क्या बोला अभी, इसका अर्थ बोला, और जो अर्थ बोला आपको हिंदी अनुवाद में वही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हिंदी अनुवाद ऊपर हमने हेडिंग डाली हुई है और वही लिखना है। कई सारे लोग बोलते हैं कि प्रस्तुत संस्कृत खंड में कवि या लेखक कहना चाहता है, इस तरह अगर आप लिखेंगे तो नंबर आपके कट जाएंगे। इसमें देखिए, इसके पहले ने बोला कि प्रस्तुत गद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में हमने बोला था, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि हिंदी में केवल अनुवाद करना है, ट्रांसलेशन कर देना है बस आपको। यहाँ पर ये बोल रहा है ना कि ट्रांसलेशन करना है, तो ट्रांसलेशन इसका कर दीजिए। ये मत बोलिए कि कवि बोल रहा है कि कौन बोल रहा है, ये सब नहीं लिखना है। जो अभी हमने आपको हिंदी बताई वही हिंदी लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पर लिख देनी है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ पर यहाँ पर देखेंगे आप ऐसे लगा है, वहाँ पर आपको डैश देना है, और जहाँ पर फुल स्टॉप लगा है वहाँ पर आपको फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम आपको देना है, ठीक है। अगला हम देखते हैं 8वें का खा, क्योंकि हमने इसको कर लिया तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमने इसको नहीं किया होता तो हमें इसको करना पड़ता, हमने इसको कर लिया, इससे हमसे कोई मतलब नहीं नीचे वाले से। अब हम खा वाला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा? खा वाला। दिए गए श्लोकों में किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, तो हमने क्वेश्चन डाला क्या? 8 खा। 8 खा में आप देखेंगे विद्या विवादाय धनम मदाय सति परेशान पर पीड़ाय खलस साधो विपरीत में एकदम ज्ञानाय दानाय चार अक्षराय, ठीक है। चा यहाँ पर रहेगा और ये रा जो है यहाँ पर आ जाएगा, चार अक्षराय। ये आपका, इसको तो हम 100% बोल सकते हैं, लगभग नहीं 99 भी बोलते हैं, क्योंकि 1% हो सकता है कि 10 बार पेपर होता है तो एक बार हटा देते हैं इसे। तो 99% तय है कि पहला जो आपका ये श्लोक है संस्कृत में, ये आपका आएगा सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से। अगर आप देखेंगे, इसे आप देखना चाहें, यहाँ पर ये आपका पहला श्लोक है। ना चौर्यहारम ना चा राज्यहारम ना भ्रातृभाजम ना चा भारकारी बे कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सुभाषित रत्नानि का ये आपका श्लोक है, और जो ये श्लोक है आपका पहला, ये भी सुभाषित रत्नानि का ही श्लोक है, ठीक है। थोड़ा हम पानी पीते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है सुभाषित रत्नानि नामक लेसन, और वहाँ से आपका ये हो जाएगा। हम इसका आंसर देख लेते हैं, क्योंकि ये हर बार आता है तो हम इसका ही आंसर देखेंगे, और ये बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, इसको आप पक्का तैयार कीजिएगा। पहला क्या है, हम प्रश्नोत्तरांक नंबर 8 खा डालेंगे, फिर डालेंगे संकेत, यानी संकेत में लिखना है कि हम कौन सा श्लोक हल कर रहे हैं। तो विद्या विवादाय ... चार अक्षराय, हमने चर यहाँ पर लिख दिया हमने भी, तो चार अक्षराय, ये चा यहाँ से हट जाएगा, चार अक्षराय, ये हो गया आपका। तो विद्या विवादाय 2 शब्द आप आगे के, बीच में डैश डैश, और अंत के 2 शब्द आपको लिखने हैं इसमें। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर नीचे लिखना है संदर्भ। सबसे पहले संदर्भ आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। संकेत में हमने लिख दिया, ये हम श्लोक है हमारा। अब हम संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से लिया गया है।
ये आपका संदर्भ है, इतना लिखेंगे, 2 नंबर की चीज़ है ये, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। और 2 नंबर आपको जो आप नाम लिख रहे हैं सुभाषित रत्नानी पाठ का नाम जो आप लिख रहे हैं, इसी के आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो इसको आपको ब्लैक पेन से नीचे लिख कर देना है। हम यहाँ पर रेड का यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको रेड बिल्कुल भी नहीं यूज करना है पेपर में, केवल आपको नीले रंग का कलम यूज करना है, नीला, और दूसरा आपको काला रंग का कलम यूज करना है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। हम देखते हैं आगे, हमारा संदर्भ हो गया। अब हिंदी में अनुवाद करेंगे हम, इसमें ये नहीं बोलेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में कभी हमसे कहना चाहता है, हम सिंपल बोलेंगे जो इसका आंसर है इस श्लोक का, वही इसका हम हिंदी में अनुवाद करके ट्रांसलेशन करके लिख देंगे। आंसर एक बार हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा जूम करते हैं, आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या है। कि दुष्टों के लिए, जो क्या कहते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, पागल लोग होते हैं, हरामी लोग जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, तो जो दुष्टों के लिए, विद्या विवाद के लिए, धन मदाय यानी मदिरा पान के लिए, या नशे की चीज़ों को यूज करने के लिए, या फिर बेकार चीज़ों को, विद्या विवाद के लिए, धन नशे के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु यानी सज्जन लोगों के लिए, धन विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। इसी चीज़ को आपको लिखना है, दुष्टों के लिए, विद्या विवाद के लिए, धन मंदिरा सेवन के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। इसके लिए इसके विपरीत सज्जन पुरुषों के लिए विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होता है, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, विद्या को विवाद के लिए, धन को मंदिरा सेवन के लिए, और शक्ति को दूसरों को परेशान करने के लिए प्रयोग करते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, प्रयोग के लिए होती है, ठीक है, के प्रयोग आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। के प्रयोग के लिए होती है, और यहाँ पर भी के प्रयोग के लिए होती है। जितना अच्छा आपके लिए हो सकता है पेपर में, जितना जो आप लिखें, आपको जहाँ से अच्छे नंबर मिल सकते हैं वही आपको लिखना है। इसीलिए मॉडिफिकेशन अभी भी कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन हमने पहले करके लिखा है इसमें। 9वें का क्वेश्चन देखते हैं। 9वें का इसलिए क्योंकि जो आपका ये 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन खत्म हो गया, आपने इसका आंसर लिख दिया, इसका आंसर आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। अब हम क्या करते हैं, 9वें का हमारा क्वेश्चन है, और ये बोल रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का, किसका, एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हम केवल एक का ही अर्थ लिखेंगे और उसको ही अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एक कौन सा है, हमने कौन सा कर लिया, 9वें का कर लिया, का वाला हमें आसान था, तो 9वें का हमने कर लिया। तो हम पहले लिखेंगे ब्लैक पेन से जो आपका मुहावरा या जो आपको लोकोक्ति दी गई है, हाथ कंगन को अरसी क्या, जो अगर आपने हाथ में कंगन पहना हुआ है तो आप थोड़ी बोलेंगे कि ये अरसी है, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आपने हाथ में कंगन पहना है तो कैसे आप बोल सकते हैं कि कंगन नहीं, ये दूसरी चीज़ है। तो हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहले हम देखिए, ब्लैक पेन से हम लिखेंगे अपने मुहावरे को, फिर डैश लगाएंगे, इसका अर्थ लिखेंगे, फिर नीचे ब्लैक पेन से लिखेंगे आप वाक्य प्रयोग। इसको आप स्केच से लिख सकते हैं। चोरी के सामान के साथ रूपा को देखकर पुलिस बोली, तुम अब स्वयं को निर्दोष बताओगी। हाथ कंगन को अरसी क्या, यानी कि क्या तुम हम निर्दोष बताओगे, हम निर्दोष मान लेंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष में तुमने सामान, चोरी के सामान मतलब हाथ तुम्हारे साथ में है, इसलिए तुम चोर हो, अर्थात हाथ कंगन को अरसी क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वें का। हम इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। इसमें क्या करना है, सही संधि विच्छेद प्रभृत्यों का प्रभृतिधन एवं उभावपि का क्या है आपका, उभवधन अपि, क्या है, उभवधन अपि। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ये हमका तीसरा है हमारा। ये तीसरा किसका है, 13 यहाँ पर होना चाहिए, सॉरी 10 है। तो 10 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। तीसरा है कठोपनिषद में, इसका आंसर हो जाएगा कठधन उपनिषद। और इसमें देखेंगे 10वें के खा में, तो 10वें के खा में क्या है, आत्मनि शब्द का विभक्ति और वचन बताना है। आत्मनि शब्द में सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। नामने शब्द में चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। 10वां क्वेश्चन हो गया। 10वें क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो हम देखते हैं। ये आपका इधर 10वां क्वेश्चन है। इसका आंसर हम लिखेंगे इस तरह से कि पहले हम लिखेंगे 10वें का। 10वें के का में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे, तो 10वें का लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 1 2 3। तो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो पहले का सा वाला सही है, तो पहले का सा वाला हम लिखेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, आपको स्पष्टता होगी। ये हमारा 10वें का पहला है, पहले का कौन सा ऑप्शन सही है, सा वाला ऑप्शन सही है, हमने सा वाला ऑप्शन लिख दिया। दूसरे का आ वाला ऑप्शन सही है, दूसरे का हमने आ वाला ऑप्शन लिख दिया। और तीसरे का हमारा बा वाला ऑप्शन सही है, तो तीसरे का हमने यहाँ पर बा वाला ऑप्शन लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 10 का खा देखेंगे,
खा में हमें केवल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। खा ये है 10 का खा, तो 10 के खा में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमने लिखा 10 का खा, प्रश्नोत्तरांक 10 का खा। और पहले का आंसर ये हो गया, दूसरे का आंसर ये हो गया। ठीक है, पहले का आंसर ये आ वाला है, दूसरे का बा वाला है, तो आबा हमने लिख दिया। गिरहवा हम देखेंगे, गिरहवे के काम में हमें 2 आंसर दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो गिरहवे के पहले का आंसर जो है ये थकान और खिन्न है, शांत शांत दिया गया है, तो हम लिखेंगे पहले का बा वाला ऑप्शन से हमने बा लिख दिया। दूसरे में कपीस और कपीस है, तो कपीस मतलब होता है मटमैला, कपीस मतलब होता है सुग्रीव, बंदर भी बोलते हैं, सुग्रीव भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, सुग्रीव, क्योंकि सुग्रीव भी एक बंदर की प्रजाति थे, ऐसा बोला जाता है। तो हमने दूसरे का कौन सा सही है, सा वाला सही है, तो हमने सा लिख दिया, सुग्रीव वाला। अगला हम देखते हैं, यह हमारा गिरहवे का का था, उसके बाद क्या है, हमारा गिरहवे का खा है। तो गिरहवे का खा हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे गिरहवे के खा में केवल 1 क्वेश्चन है, तो हमने केवल लिखा गिरहवे का खा। इसमें कौन सा ऑप्शन हमने लिखा गिरहवे के खा में, तो हमने बा वाला ऑप्शन लिखा, अस्म। अस्म शब्द के 2 अर्थ लिख दिए, पत्थर और पर्वत और पत्थर। इसी प्रकार गिरहवे का हमने क्या किया, गा लिखा, क्योंकि इसमें हमने का लिख दिया और खा लिख दिया। अब गा की बारी है। गा में कितने हैं, गा में हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला जिसके पास कुछ भी ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अकिंचन। अकिंचन के पास कुछ भी नहीं होता है, तो हमने लिख दिया अकिंचन। गिरहवे का गा, अकिंचन हमने लिख दिया। दूसरा देखेंगे हम कि नीले रंग का कमल, पहला नंबर ये क्वेश्चन गलत है, तो इसीलिए हमने इसको डॉट डॉट छोड़ दिया, इसको हमने कुछ नहीं लिखा। ऐसे अगर आपका मान लीजिए पेपर में बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो आपको ऐसे 2 लिखना है और उसके आगे कुछ नहीं लिखना है। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 2 भी ना लिखें, 2 लिखकर छोड़ देना है। ऐसा आप करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपका वो नंबर आपको ऐड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन गलत है। जब एग्जामिनर को पता चलेगा क्वेश्चन गलत है तो आपको इसका आंसर एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। वैसे आंसर क्वेश्चन जल्दी से बोर्ड एग्जाम में गलत नहीं आते हैं। अगला हम देखते हैं गिरहवे का घा। गिरहवे का घा है हमारा कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। सबसे आसान हमें ये आ और सा वाले लगे, तो हमने आ और सा को जो है शुद्ध करके लिखा है। पूजनीय पिताजी को प्रणाम, यहाँ पर पूजनीय था तो हमने पूजनीय कर दिया। क्या इस समस्या का कोई उपाय है, तो यहाँ पर क्या था, सवाल है, इस समस्या का कोई उपाय है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा था, तो हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन वर्ड आगे आ गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, ये हमारा आंसर सही हो गया। इसके बाद देखेंगे आप, यहाँ पर क्या है, रस है, छंद है, अलंकार है। ये 3 चीज़ें आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगी, इसीलिए इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है। रस छंद अलंकार की अलग अलग वीडियोज हैं जिनमें हमने सभी रस को, सभी छंद को और सभी अलंकारों को बताया है, जो कि पेपर में 10th और 12th में आते हैं। वो आप वीडियो देख लीजिएगा, तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। एप्लीकेशन कई प्रकार के, यानी प्रार्थना पत्र होते हैं, आवेदन पत्र होते हैं, कई सारे पत्र होते हैं, तो उन सभी का आपको वीडियो मिल जाएगा और जल्द ही आपको इन पर भी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे वीडियोज हमने छोड़ दिए हैं आपके लिए जो कि बहुत लंबे हो सकते हैं, और लगभग हमने इसमें प्रयास किया है कि आपको हम लगभग 90% क्वेश्चन का आंसर दे दें, और आई थिंक हमने 90% क्वेश्चन का आंसर दे भी दिया होगा। आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और बोर्ड परीक्षा में लिखने का ये तरीका आपको कैसे लगा ये आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे इसको आप PDF नोट्स में इसको आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, इतना लिखने में और इतने क्वेश्चन का आंसर जुटाने में। तो फिलहाल हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।